नमस्कार दर्शकों, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को गहराई से समझने जा रहे हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति, वास्तुकला और पूरी की पूरी प्रशासनिक दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के उस महाकाव्य की जो सिर्फ कुछ राजाओं या युद्धों तक सीमित नहीं है। ये एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर एक विशाल साम्राज्य बनने, अपनी भव्यता के चरम तक पहुंचने और फिर अंततः ढह जाने की एक बेहद आकर्षक कहानी है। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे इतिहास के इस सफर में चलते हैं। 300 साल। जरा एक पल रुककर इस नंबर पर गौर करते हैं। सच कहूं तो ये कोई छोटी मोटी अवधि नहीं है। ये साम्राज्य लगभग 3 शताब्दियों तक भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज करता रहा। सोचिए, इतने लंबे समय में कितनी पीढ़ियां आईं और चली गईं। इस दौरान सिर्फ नक्शे की लकीरें ही नहीं बदली, बल्कि समाज, कला और व्यापार में भी इतने गहरे बदलाव आए जिनका असर हम आज भी अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। ये 300 साल का सफर अपने आप में एक पूरा युग समेटे हुए है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस विशाल युग की नींव साल 1526। देखिए, हर बड़े साम्राज्य की एक ग्राउंड जीरो शुरुआत होती है और मुगलों के लिए वो पल आया साल 1526 में। यही वो साल था जब बाबर ने पानीपत की पहली ऐतिहासिक लड़ाई में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। ये जीत सिर्फ एक राजा का दूसरे राजा को हराना नहीं था, बल्कि ये उस विशाल साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर था। बाबर की इस एक रणनीतिक जीत ने मुगलों के लिए भारत के वो दरवाजे खोल दिए जिसके बाद उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक को खड़ा किया। अब हम कदम रखते हैं उस दौर में जिसे महान शासकों का युग कहा जाता है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। एक सिरे से शुरू करें तो 1526 में बाबर ने नींव रखी। उसके बाद 1530 के दशक में हुमायूं का दौर आता है, जो सच में बहुत उतार चढ़ाव भरा था। एक वक्त उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर किसी तरह वापसी की। फिर 1500 के दशक के मध्य में एंट्री होती है अकबर की, जिसे इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। और उसके बाद 1600 का दशक, शाहजहां का वो स्वर्णकाल जहां भव्यता अपने चरम पर थी। अंत में ये सफर हमें 1857 के अंतिम पतन तक ले जाता है। एक के बाद एक जुड़ती हुई ये पूरी एक ऐतिहासिक चेन है। अब यहाँ जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि अकबर ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि सिर्फ तलवार के दम पर इतने बड़े और विविधता वाले साम्राज्य को लंबे समय तक बांधकर नहीं रखा जा सकता। एकता जरूरी थी, और इसी सोच से जन्म हुआ दीन-ए-इलाही का। ये एक आध्यात्मिक पहल थी। इसका सीधा सा मकसद था अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव और मेलजोल को बढ़ावा देना। अकबर ने सिर्फ धर्मों को करीब लाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसने अपने प्रशासन और सेना को भी इसी सोच के साथ एक नई मजबूती दी। लेकिन सिर्फ अच्छी सोच या विचारों से तो इतना बड़ा सिस्टम नहीं चलता ना। उसके लिए एक बहुत ही मजबूत बैकबोन, एक ठोस ढांचे की जरूरत होती है। और वो ढांचा था मनसबदारी सिस्टम। ये एक कमाल की सुव्यवस्थित प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी। इसने साम्राज्य के प्रशासन को भीतर से एकदम लोहे जैसा मजबूत कर दिया। इसके साथ ही एक बहुत ही नपी-तुली भूमि कर व्यवस्था भी लागू की गई। यही वो असली वजह थी जिसने इस विशाल साम्राज्य की मशीनरी को इतने दशकों तक बिना रुके चलने की ताकत दी। और इसके बाद आता है वो दौर जिसे हम सच में एक स्वर्ण काल कह सकते हैं, कला और प्रशासन दोनों के लिए। जब आपके पास एक मजबूत प्रशासन होता है ना, तो संस्कृति और अर्थव्यवस्था कैसे फलते फूलती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। उपलब्धियां हर तरफ थीं। एक तरफ सेना और प्रशासन लगातार ताकतवर हो रहे थे, तो दूसरी तरफ कला और वास्तुकला की एक नई सुबह हो रही थी। व्यापार की बात करें तो भारतीय सूती कपड़े, हस्तशिल्प और मसाले सीमाओं को पार करके दुनिया भर के बाजारों में धूम मचा रहे थे। और ये सब होते हुए मुगल साम्राज्य अपनी विजय का परचम लहराते हुए सुदूर दक्षिण भारत तक जा पहुंचा था। वास्तुकला की बात करें तो ये दौर सच में एक मास्टर क्लास था। जहांगीर के समय में चित्रकला और संगीत को बहुत शानदार मंच मिला, लेकिन शाहजहां का शासनकाल, वो तो वास्तुकला का एक निर्विवाद स्वर्ण युग है। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी आइकॉनिक इमारतें इसी समय आकार ले रही थीं। सदियां बीत जाने के बाद भी ये इमारतें उस दौर की भव्यता और कारीगरी की कहानी आज भी उसी शान से सुना रही हैं। खैर, हर चमकती चीज के बाद एक ढलान भी आती है। तो आइए इस कहानी के निर्णायक मोड़ पर चलते हैं।
इतिहास में अक्सर हमें कारण और प्रभाव का एक बहुत ही स्पष्ट खेल देखने को मिलता है। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक तरफ अकबर का वो समावेशी नजरिया था जो सबको साथ लेकर चलने और धार्मिक सद्भाव बनाने पर टिका था, और ठीक इसके उलट बाद के वर्षों में आई औरंगजेब की नीतियां जो बहुत ही सख्त और कठोर थीं। नतीजा, इन कठोर नीतियों ने धार्मिक और सामाजिक तनाव को बहुत बढ़ा दिया, और इसी तनाव ने साम्राज्य के अंदर ही कई बड़े विद्रोहों की चिंगारी लगा दी। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में ही मुगल साम्राज्य भौगोलिक रूप से अपने सबसे बड़े आकार में था। सेनाएं दक्षिण भारत की गहराई तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन बाहर से ये साम्राज्य जितना विशाल दिख रहा था, औरंगजेब की सख्त नीतियों के कारण अंदर से ये उतना ही अस्थिर और खोखला होता जा रहा था। यानी जो विस्तार हो रहा था वो अपने ही साथ एक गहरी आंतरिक कमजोरी भी लेकर आ रहा था। तो अब हम पहुंचते हैं इस विशाल साम्राज्य के अंतिम अध्याय यानी पतन की ओर। ये बिल्कुल ताश के पत्तों के ढहने जैसा था। आइए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। औरंगजेब के बाद गद्दी पर जो भी शासक बैठे, वे इस विशाल और अस्थिर हो चुके साम्राज्य को संभालने में पूरी तरह नाकाम रहे। इसी आंतरिक कमजोरी का सीधा फायदा उठाया मराठों और दूसरी क्षेत्रीय शक्तियों ने, जो बहुत तेजी से उभरने लगी। और इन सबके बीच एक बाहरी ताकत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बड़ी खामोशी से लेकिन बेहद मजबूती के साथ अपनी जड़ें जमा रही थी। आंतरिक कलह और बाहर का दबाव, इन दोनों ने मिलकर इस साम्राज्य को पस्त कर दिया। और फिर आता है साल 1857, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। 1857 का भारतीय विद्रोह। इस ऐतिहासिक तूफान के शांत होने के बाद ब्रिटिश शासन ने पूरी तरह से भारत की कमान अपने हाथ में ले ली। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, और इसके साथ ही 1526 में बाबर द्वारा शुरू किए गए उस 300 साल लंबे और विशाल मुगल राजवंश पर आखिरकार हमेशा के लिए पर्दा गिर गया। इस पूरे विश्लेषण और इतिहास की इस लंबी यात्रा को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। आइए एक पल के लिए कल्पना करते हैं, क्या होता अगर औरंगजेब के बाद के शासक मजबूत होते? क्या होता अगर साम्राज्य अंदर से टूटता नहीं? तो 1857 के बाद भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक भविष्य कैसा दिखता? क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी उस तरह से भारत पर हावी हो पाती? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इतिहास हमें हमेशा ये सिखाता है कि कल की घटनाओं ने हमारे आज को कैसे आकार दिया है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।